वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। इसमें जो पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था प्लासी का युद्ध। प्लासी में कैसे अंग्रेजों ने अपने आप जो अपने से जाल बिछाया और उसमें नवाब फंसे और नवाब के जो सेनापति थे फंसे और आसानी से अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गया, और वो भी नवाब और वो भी बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। कैसे बंगाल की जो एक उपजाऊ भूमि थी, बंगाल एक संपन्न उपजाऊ क्षेत्र था, जिससे बंगाल से आने वाली बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून थी वो गंगा की घाटी और ब्रह्मपुत्र की घाटी की से आराम से पूरे भारत में घुसती थी और एक बारिश करती थी और उपजाऊ क्षेत्र बनाती थी, और उससे जो टैक्स प्राप्त होता था पूरे अर्थव्यवस्था का, पूरे इकोनॉमी और पूरे बंगाल का वेलफेयर होता था। इस व्यवस्था को कैसे अंग्रेजों ने एक सपाट कर दिया, कैसे एक उपजाऊ संपन्न भूमि को ऐसा नौबत आ गया कि 1970 में 1770 में एक अकाल का दशक देखना पड़ा, इतना बड़ा। तो ये आज जो हम पढ़ेंगे प्लासी जो बक्सर का युद्ध रहेगा, वो उसमें बहुत सारी बात का उल्लेख होगा, और उसके बाद जब हम देखेंगे निचोड़ क्या होती है, इलाहाबाद की संधि, उसके बाद जो इम्पैक्ट करते हैं अंग्रेज, किस तरह शोषण करते हैं इन 1600 द्वैत शासन लगाकर, और जैसे इंग्लैंड के जो अधिकारी हमारे बोलते कि हिंदू ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा शोषण ऐसा कहीं नहीं किया होगा जो ऐसा भारत में किया गया था शोषण। रॉबर्ट क्लाइव फिर लास्ट में जाते हैं इंग्लैंड और उस पर जब आरोप लगता है तो ये आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद सब डिटेल से जानेंगे। तो बनता बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध से पहले हम देखते हैं जो प्लासी का युद्ध हुआ था, किसका? प्लासी का। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, किसका? प्लासी का। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757, नवाब सिराजुद्दौला, इसमें जीत हुई, अंग्रेजों की जीत। कौन बने? मीर जाफर सेना वो बन गए थे, इनका मतलब नवाब बन गए थे। ये तो बन गए भाई नवाब, इनके ये तो नवाब बन गए। नवाब बनने के बाद अब जो इन्होंने अंग्रेजों ने इनमें परेशानी डालना स्टार्ट करी, अंग्रेजों ने इस पर प्रेशर डाला और इन प्रेशर को सहन नहीं कर सके और लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई। जो 70 जो होता है इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने पर इनके जो दामाद होते हैं मीर कासिम बनते हैं। मीर कासिम बनते हैं। अंग्रेज की डिमांड थी मेरे को दीवानी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का दीवानी चाहिए, खासकर वो जो बांदीपुर और जो बर्धमान और चटगांव वाले इलाके में, बांदीपुर और जो चटगांव वाले इलाके में वो मांग रहे थे दीवानी। बांदीपुर, बर्धमान, चटगांव क्या मांग रहे थे? दीवानी मांग रहे थे। अंग्रेज इसकी दीवानी मांग रहे थे, ठीक है ना? किसकी? ये मीर कासिम से दीवानी मांग रहे थे। मीर कासिम से लास्ट, ये तो मीर जाफर के समय से शुरू हो गया था, लेकिन मीर जाफर नहीं दिए, लास्ट में मर गए, और लास्ट मीर कासिम जब बने तो ये दे दिए। जब ये बने तो इनको ये दीवानी मिली। तो दीवानी जब मिली इनको, जब ये दीवानी मिली तो जब अंग्रेज की आंखें खुल गई, यार इन 2-3 क्षेत्र से इतना आय अर्जित होता है, इतना इनकम से प्रॉफिट होता है, तो हम आसानी से बैठे बैठे बिना बिजनेस के आसानी से हम करोड़पति मतलब पैसे वाला बन सकते हैं, आसानी से बहुत पैसा अर्जित कर सकते हैं। तो जब अंग्रेजों की आंख खुली तो अंग्रेज सोचने लगे क्या, जब इतने 3 क्षेत्र से इतना पैसा आता है तो पूरे बंगाल क्षेत्र से कितना आएगा। तो उनकी सोच पूरे बंगाल पे आ गई और बंगाल को जो हफियाना मतलब बंगाल को कब्जे में लाने का स्ट्रेटेजी बनाने लगे। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दिया, और लास्ट में हुआ क्या कि एक मीर जो कासिम था, एक समझदार थे, इन्होंने सोचा यार अंग्रेज से हमें दूरी बनाना चाहिए। तो अंग्रेज से मीर कासिम दूरी बनाना स्टार्ट करते। तो इनका जो क्षेत्र था जो मुर्शिदाबाद जो इसकी राजधानी थी, मुर्शिदाबाद यहां से ये हटाकर मुंगेर करना चाहते हैं, मुंगेर करें, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता जो भी वहां की बात थी वो आसानी से अंग्रेज को पता चल जाती थी और इससे अंग्रेज सतर्क हो जाते थे।
इन्होंने सोचा कि ये सबसे पहले मेरे को राजधानी अपनी दूर स्थापित करना चाहिए। तो बंगाल की राजधानी एक मुंगेर बनी थी, किसके समय? तो मीर कासिम के समय, ठीक है ना। तो मीर कासिम के समय बंगाल की राजधानी मुंगेर बनी। इन्होंने अपने साम्राज्य को मुंगेर मुंगेर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे करने के बाद देखा गया अंग्रेज से बचने के लिए हमें यही इतना ही काफी नहीं है, उन्होंने अपनी सेना का को प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दिया। किससे? यूरोपीय माध्यम से, यूरोपीय जैसे उसमें कैसे? यूरोपीय माध्यम से जैसे यूरोप में कैसे उनके सैनिक जो अपना काम करते उस तरह इन्हीं के माध्यम, यूरोपीय माध्यम से इनका जो प्रशिक्षण करना स्टार्ट कर दिए। क्या प्रशिक्षण करना स्टार्ट कर दिए? और कैसे तोपों का प्रयोग किया जाता है, किस टाइप से तोप का इस्तेमाल किया जाता है, ये इस टाइप से अपनी संख्या लाखों में सैनिकों की तब्दील कर ली, लाखों में इनकी सैनिकों तब जो संख्या हो गई। अब ये कैपेबल थे कि आसानी से अंग्रेज से लड़ सकते हैं, अंग्रेज से लड़ सकते हैं। तो अब अंग्रेज से लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया? अंग्रेज से लड़ने, ये अंग्रेज से लड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया, अपनी सेना को पावरफुल बना लिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब एक काम नोट करते हैं, देखो अब रही बात ये तो ये बंगाल के नवाब का, लेकिन अंग्रेज की भी देख लेते। अंग्रेज जो थे प्लासी का युद्ध जीत चुके थे। क्या था? प्लासी का युद्ध पहला इनका विजय हो चुका था, प्लासी की युद्ध जीत चुके थे। कब? 1757। अब आता है एक वेदरा का युद्ध, वेदरा जो डचों के बीच में था, डचों प्लस अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में होता है। कब होता है? ये होता है 1759 में, ठीक है। लास्ट में अंग्रेज जीत जाते हैं, फिर आता है एक वाड़ा का युद्ध। इसमें क्या होता है? इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। ये फ्रांस प्लस अंग्रेजों की जीत ये हो जाएगा। ये कब हुआ? 1760 में, ये 1760 में होता है। ये सिस्टम आप देख लो। अब अंग्रेज लगातार 3-4 युद्ध, बड़े बड़े युद्ध, इन्होंने प्लासी में नवाब को खत्म कर दिया, नवाब को हटा दिया, नवाब जो एक प्रमुख था, वहां से बाद वेदरा का युद्ध, डचों को भगा दिया। फिर आते फ्रेंच को भगा दिया, ये तो युद्ध जीतते आ रहे। अब कहते मीर कासिम, जब मीर कासिम जो है, मीर कासिम जब देखते हैं कि मैं कैपेबल हो गया हूं, मेरा सब कुछ ठीक हो चुका, तो अब ये युद्ध करना चाहते हैं। किससे? अंग्रेजों से। तो अंग्रेज से युद्ध होता है सबसे पहले वहां का युद्ध 1763 में कटवा का युद्ध, ठीक है ना। फिर 1763 में होता है एक युद्ध और होता है, गिरिया का युद्ध, एक होता है 1764 में उदय का युद्ध। ये 3 युद्ध हो गए। इन 3 में मीर जाफर की हार होती है, ठीक है। मीर जाफर की हार होती है, समझ में आ गया? इन तीनों में मीर जाफर की हार होती है। जब मीर जाफर की हार होती है तो मीर जाफर जब भागा यहां से मुंगेर से सीधा यहां आ जाता है। कहां पे? मुंगेर से आ जाता है अवध। ये अवध होता है, ये दिल्ली होता है, ठीक है ना। ये लाहौर वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है ना। ये सेंट्रल है, दिल्ली सेंट्रल, ये अवध से सादा लाहौर, और ये हो गया हैदराबाद, मद्रास, ठीक है ना। इस टाइप से ये क्षेत्र होता है, ये भोपाल, ऐसे इस क्षेत्र होते बंगाल का पूरा। तो अब ये मुंगेर से ये सीधा यहाँ पे होता है अवध के जो नवाब होते हैं, ये नवाब का नाम होता है नवाब शुजाउद्दीन, और जो दिल्ली के नवाब होते शाह आलम द्वितीय। ये प्लस करके आप ये विचार कर किसी भी तरह एक सेना बनाते हैं मीर कासिम,
मीर कासिम। सेना माने तो सेना का नाम होता है। ये भी परेशान थे ना शाह आलम और सुजाउद्दीन, ये भी परेशान थे यार, आज उनके साथ हो रहा था कल हो गया मेरे साथ होगा। तो सेना बनाते हैं, उनको त्रिकुटीय सेना, त्रिकुट सेना बनाते हैं। और यही बनाने के बाद अंग्रेजों के साथ फिर युद्ध करते हैं। जिसे मतलब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर स्थान में, जो बोलते हैं बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध, युद्ध बक्सर का युद्ध। इसमें जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे होते, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे होते मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, मुनरो, हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे होंगे। और लास्ट में अंग्रेजों की जीत होती है। युद्ध कैसे भाई, कैसे जीत होती है? तो सेम जो प्लासी के युद्ध की तरह ये भी अंग्रेज, ये जो है ना प्लासी के युद्ध की तरह सेम उसी तरह बक्सर के युद्ध में भी इनके जो मैन प्रशासनिक जो सेनापति थे, मैन में जो अधिकारी थे, उनका अपने अंदर लालच देकर कर लेते हैं और आसानी से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर लेते हैं इसके खिलाफ। फिर यहाँ से मीर कासिम भाग जाता है, लास्ट में मर जाता है। फिर इसके बाद जो होता है, जब युद्ध हो जाता है तो इनके आत्मसमर्पण हो जाता है। लास्ट में क्या होता है, एक इलाहाबाद की संधि होती है। किसकी? इलाहाबाद संधि, संधि होती है। जब इलाहाबाद की संधि होती है, इनको बारे में देख लो, इलाहाबाद की संधि देखो कैसे होती है। इलाहाबाद की संधि दो, यही इसी के बाद इसमें दो चीज, ये दो दिन में होती है, 2 तारीख। एक तो 12 अगस्त, इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ लो। तो एक होता है 12 अगस्त, इलाहा संधि 1765। दो क्षेत्र में, एक तो 16 अगस्त, एक होता ये 12 अगस्त, एक होता 16 अगस्त। 12 अगस्त 16 अगस्त। 12 अगस्त जो होता है ये होता है शाह आलम द्वितीय, आलम द्वितीय 12 अगस्त। ये क्या होता है, तो शाह आलम जो द्वितीय होते हैं, इनके साथ जो अंग्रेज डिमांड करते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है। किसको? बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है। किसको? अंग्रेजों को, अंग्रेजों को, ठीक है, ये मिल जाती है। अब जो आता है एक इलाहा, एक बना, इनको मिल जाता है चुनार का किला, चुनार का किला, किला ये अंग्रेजों को दे देते हैं, ये बादशाह को दे देते। देखो अभी तक ये शाह आलम जो द्वितीय को देते हैं, लेकिन अभी लिए नहीं है। ये 16 अगस्त की संधि करेंगे, जो सुजाउद्दीन से, नवाब अवध के जो नवाब सुजाउद्दीन है उनसे करेंगे और उनसे चुनार का किला लेकर इनको देंगे। लेकिन पहले फिक्स हो चुका है। देखो इनका कहने का मतलब, अंग्रेज जो है ना, इनका संबंध इनके शाह आलम द्वितीय के साथ ज्यादा बड़ा, क्योंकि केंद्रीय शक्ति है, केंद्रीय सत्ता, और इनके साथ संबंध आप बनाओगे तो आप फायदे में रहोगे। तो इनके साथ संबंध बनाया और इनका जब ये संबंध बनाते हैं, इनसे देखो कितना फायदा करेंगे। इनका मतलब इनसे थोड़ा करीब हो जाते हैं, इनसे दूर जुर्माना लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनसे तो फायदा है। क्या है स्टडी देखिए, तो चुनार का किला ले लेते हैं, ठीक है, और इनको पेंशन भत्ता देते, पेंशन, पेंशन, पेंशन दी जाएगी प्रति वर्ष। देखो यार, राजा को पेंशन देना स्टार्ट कर देते इतने। ये तो हो गया उनके शाह आलम द्वितीय के साथ, ये मैन एंड पॉइंट जो है ना इनके साथ करते हैं। अब जो 12 अगस्त 16 अगस्त को जो होता है, अगस्त को जो होता है किसके साथ, तो सुजाउद्दीन, नवाब सुजाउद्दीन, इनके साथ क्या होता है, तो 50 लाख रुपए का जुर्माना, लाख रुपए का जुर्माना माना। सबसे पहले 50 लाख रुपए का जुर्माना। ये जो किला, चुनार का किला लेते, चुनार का किला
लेते हैं, ठीक है ना। इनको कर देते हैं क्या, इलाहाबाद प्लस का क्षेत्र, वहीं पे क्षेत्र ले लेते हैं, क्षेत्र की दीवानी ले लेते हैं, ठीक है। ये सिस्टम होता है, ये क्षेत्र, ये इनको भी फिर यही ये इनको दे देते हैं। शाहजहां द्वितीय के ये वाले ये सिस्टम, चुनार का किला और इलाहाबाद की कारागार क्षेत्र इनको दे देते हैं। उनका कहने का मतलब जो 50 लाख रुपए जुर्माना इनको क्यों नहीं भरा, क्योंकि इनका कहने का मतलब आपने मेरे को जब मेरा तो दुश्मनी मीर कासिम से था, लेकिन आपने क्यों युद्ध लड़ा, इसके वजह से आप मेरे जो हरजाना हुआ है, सैनिकों का नुकसान हुआ है, उनका भरो, तो जुर्माना उनको लगाते, लेकिन इनको जुर्माना नहीं लगाते, इनको उल्टा फायदा में देते हैं, क्योंकि इनसे तो कमाना है लाभ। बंगाल उड़ीसा दीवानी इनको दे देते, अंग्रेज ले लेते, ठीक है ना। ये सिस्टम था इनका, ठीक है। अब जो आता है द्वैध शासन, क्या होता है। अब एक चीज और है जो मीर जाफर के बारे में देख लो, बंगाल का जो नवाब जो होता है मीर जाफर, तो कौन कौन नवाब बनता है द्वैध शासन, मीर जाफर के बाद कासिम, मीर कासिम, और जो सबसे लास्ट में होते हैं जो नवाब जिसका नाम होता है मुबारक-उद-दौला, ये सबसे लास्ट में सबसे अंतिम नवाब होता है, अंतिम नवाब बंगाल के, ठीक है। अब पढ़ते हैं देव शासन। दो तरीके से देव शासन, 1765, ये क्या था, दो तरीके, एक तो राजनीतिक, एक था ये राजनीतिक शासन था, और एक काम वगैरह करते निजामत का काम, जो देव शासन मतलब दो तरीके का शासन, एक तो निजामत का शासन करने वाला जो राजनीतिक रूप से शासन फैसला सुनाने वाले होंगे, और एक होंगे दीवानी वसूल करने वाला, टैक्स और दीवानी, जिसे बोलते हैं राजस्व। दीवानी राजस्व का काम, राजस्व। देखो इनमें जो देव शासन जो इसमें किसने लगाया था, देव शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया था, ठीक है ना। ये जो देव शासन लाया जा रहा है, इनको रॉबर्ट क्लाइव ने दो भागों में बांट दिया, एक राजनीतिक शासन, एक दीवानी वाला सिस्टम। तो नहीं, राजनीतिक था वो नवाब के हाथ में दे दिया, जो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो सके और उनसे समस्या सुनकर उनकी समस्या का समाधान करे। अब पैसा जो टैक्स वसूली जो दीवानी का काम था, ये अपने आप में रख लिया। अब दीवानी किसी भी एक स्थान से आकर 4 करोड़ रुपए का मतलब वसूली भी है, और उनको राजा को कितना बताया, नवाब को कुछ इनके प्रति जिम्मेदारी नहीं था, उत्तरदायी नहीं था। तो ये थी जनता के प्रति उत्तरदायी, ये उत्तरदायी थे, ये उत्तरदायित्व रहित, ये उत्तरदायित्व रहित है। इनको कितना जवाब देना, कितना, कोई इनमें लिखा हुआ नहीं था इनको क्या जवाब देना। इस वजह से अगर राजा या नवाब कोई भी क्षेत्र का वेलफेयर करना चाहते थे, समाज सुधारना चाहते थे, कहीं पे कुछ करना चाहते थे, तो उनको उस रूप में पैसा नहीं पहुंच पाता था, जिससे नवाब की अहमियत और नीचे हो जाती थी, और इस वजह से धीरे धीरे देखता गया, और अंतिम में नवाबियत की सिस्टम भी खत्म हो गई, और वो भी सिस्टम दोनों हाथ में ले लिया, राजनीतिक रूप से भी और दीवानी रूप से भी अंग्रेजों का शासन हो गया। और द्वैध शासन को ऐसा शासन कहा जाता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक शासन कहा जाता है भारत का भी। इस 3-4-5 साल में 1972 तक, जब रॉबर्ट जो इसको बोलते जो इनको हटाते 1972 में, 1772 में इनको हटाते, जब इनका असर होता है, जब इनका परिणाम क्या होता है द्वैध शासन का, कि 1770 में बंगाल पे अकाल पड़ता, बहुत भयंकर अकाल। जो एक बंगाल जो संपन्न क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र, एक अकाल में तब्दील हो जाता है। तो रॉबर्ट ये जो 1772 प्रथम गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया जाता है किसको, द्वैध शासन को। और इसी बात की जब ये रॉबर्ट क्लाइव जब लंदन चले जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं,
तो बहुत पैसा इनके पास होता है, बहुत पैसा लूट के एकदम चले जाते हैं। और जब उन पे वहां पे इल्जाम लगाए जाते हैं इस पर कि आप ऐसे हो, तो ये अंततः रॉबर्ट क्लाइव 1772 में इनकी आत्महत्या, 1774 में आत्महत्या कर लेते, 1774 में आत्महत्या कर लेते। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते, 1774 में आत्महत्या कर लेते, आत्महत्या, ठीक, आत्महत्या कर लेते। एक जो सोसाइटी ऑफ जीसस की व्यवस्था है, सोसाइटी ऑफ, ये भी देख लो क्वेश्चन आता है, सोसाइटी ऑफ जीसस जिसकी स्थापना की थी ये रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये सिस्टम है, हमने देखा कि कैसे बंगाल पे, कैसे बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, और उसके बाद कैसे द्वैत शासन लगाता है, कैसे लूटते हैं, फिर भयंकर अकाल पड़ता है और लास्ट में इसको अंततः हटाना ही पड़ता है। तो ये था बक्सर का युद्ध। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।